तो बच्चों, कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? तो जेके बोस वालों, तुम्हारे लिए जो हमने 30 डे का मिशन लाया है ना, उसे हम दिल से निभाने वाले हैं और पूरी मेहनत करने वाले हैं कि तुम सबका रिजल्ट बेहतरीन आए। जो भी बच्चे बस वीडियो को 1-2 मिनट देखते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि छोड़ो, इससे क्या ही आएगा, तो बच्चों दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस दिन तुम्हारा एग्जाम तुम दे के आओगे ना, मैं यहीं पे वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा इन वीडियोस में से कितना कुछ आया है। और इतना ही नहीं, सभी टीचर, चाहे वो दीपक सूदन सर हैं, चाहे वो दीपक शर्मा सर हैं, ये भी प्लानिंग कर रहे हैं कि अगर बच्चों का अच्छा सपोर्ट रहा तो एग्जाम में जो बीच में आपको छुट्टियां होंगी उसमें आपके साथ लगातार जुड़े रहेंगे। मैराथन क्लासेस भी आपके लिए लाएंगे और पूरी पूरी साइंस, पूरी पूरी मैथमेटिक्स भी रिवाइज कराने को लॉजिकल मास्टर जी क्लासेस की टीम्स आपके लिए तैयार है। बदले में सिर्फ चाहिए तुम लोगों का स्पोर्ट्स। तो बच्चों, आज की वीडियो को स्किप मत करना। जिसको भी लगता है कि मुझे काफी कुछ आता है, वो जब इस क्वेश्चन पेपर को देखेगा तो उसका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। ठीक है? और मैं दावे के साथ कहता हूं, आपके 5 सब्जेक्ट में से एक पेपर ऐसा होगा जिसका जेके बोस लेवल उठा के डालेगा। और वो कौन सा होने वाला है? वो साइंस। हर बार यही होता है, साइंस का लेवल थोड़ा सा अलग आता है। तो फंसना नहीं है, हम हैं आपके साथ, तो डरने की क्या बात। आज एक और प्रीवियस ईयर पेपर लेके आए हैं और उसे डिस्कस करेंगे एक ऐसी अप्रोच से जिसके बाद आपका ये पेपर तो बनेगा ही, ये जो आया था, बट इसके अलावा भी काफी कुछ आप सीख के जाओगे। तो बच्चों, सबसे पहले ये पेपर है 2000, पेपर है ये बच्चों 2023 का। ठीक है? और क्या था सर 2023 में? तो कुछ उसके बाद कुछ सिलेबस भी डिलीट हुआ है, तो इसमें कुछ वैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बट आप एक घबराना नहीं है। बट ये पेपर ना, जितने भी अभी तक मैंने आपको सेट करवाए हैं उनसे कुछ हटके होने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नहीं देखने को मिल रहा, क्वेश्चन है। और ऐसा नहीं है कि इस बार लिख के दिया है कि ऑब्जेक्टिव ही आएगा। 1 वर्ड, 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, केस स्टडी आ सकती है, सर्चन रीजनिंग आ सकती है। हर चीज के लिए तुम्हें प्रिपेयर रहना है। तो नेम द मिरर विच कैन गिव इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। एक ऐसा मिरर बताओ जो हमेशा सीधी इमेज देगा। सर प्लेन मिरर, प्लेन मिरर सीधी इमेज देगा, बट मसला सारा ये है कि जितना ऑब्जेक्ट की हाइट होती है उतनी ही ये बताता है, तो छोटी इमेज तो नहीं बताएगा। डिमिनिश का मतलब होता है स्मॉल। तो ऐसा वाला जो हमने मिरर पढ़ रखा है, ये वाला तो है कनकेव। कनकेव तो दोनों तरह की इमेजेस बनाएगा। और ये वाला है कन्वेक्स। कन्वेक्स हमेशा इमेज बनाता है डिमिनिश्ड और इरेक्ट। ठीक है? और कन्वेक्स कैसी इमेज बनाता है? हमें पता है, कन्वेक्स इमेज बनाता है वर्चुअल। तो ये भी हम साथ में याद रखेंगे। बढ़िया बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ रे ऑफ लाइट। अच्छा, किसी को लग रहा होगा वैसा ही तो है, आगे क्या देखें? लास्ट तक देखो ना, बड़ा कुछ सीखने को मिलने वाला है इससे। मैं जब बोल रहा हूं तो कुछ बात तो होगी। अ रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू एयर इनटू ग्लास, इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ग्रेटर और लेसर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। हमने रिफ्रैक्शन पढ़ रखा है, हमने रिफ्रैक्शन पढ़ रखा है। और रिफ्रैक्शन में जब लाइट, ये बाहर वाला मीडियम है रेयर और ये मीडियम है डेंसर। कौन सा? डेंसर। तो जब भी लाइट रेयर से डेंसर में जाती है, ये सीधी ना जाके बेंड करती है नॉर्मल की तरफ, और ये वाला एंगल हो जाएगा इंसिडेंट और ये वाला एंगल हो जाएगा रिफ्लेक्शन। तो एंगल छोटा हो जाता है। यहां क्या बोला है? अ रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम एयर टू ग्लास, एयर से ग्लास की तरफ गई, तो बताओ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो बड़ा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से कि छोटा? सामने दिख रहा है छोटा हो जाएगा, तो आ जाएगा छोटा होगा। ठीक है? बट अगर यही केस ऐसे होता और डेंसर मीडियम से लाइट जा रही होती, डेंसर मीडियम से बच्चों लाइट जा रही होती रेयर मीडियम की तरफ। अच्छा, ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो मैं एक काम करता हूं, इसको वापस से बनाते हैं अच्छे से। ओके, चलिए। तो ये वाला जो मीडियम है, ये है डी, लिख दिया डेंसर, और बाहर है रेयर मीडियम, और ये है नॉर्मल रे। और ये आपकी लाइट जो है ये ग्लास से इस बार एयर में जा रही है। एयर से ग्लास था, तो ग्लास से इसमें जा रही है। तो जब डेंसर से रेयर में जाती है तो ये सीधी ना जाके बाहर की तरफ अवे होती है नॉर्मल से। और एंगल जो इस केस में होगा, एंगल ये वाला अगर इंसिडेंट है तो ये वाला एंगल जो होगा ये बड़ा होगा। ठीक है? तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आ सकता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ लेंस आर थिकर इन द मिडल देन एट द एजेस। तो 2 तरह के लेंस होते हैं, एक ऐसे वाला है ना, और मतलब ऐसे वापस बना देता हूं, एक ऐसे वाला और एक ऐसे वाला।
सेंटर से मोटा कौन से वाला लेंस रहने वाला है? तो सर सेंटर से मोटा ये वाला लेंस रहने वाला है, क्योंकि ये वाला लेंस होगा सेंटर से काफी मोटा और जो ये वाला लेंस होता है ये सेंटर से ऐसे कुछ पतला होता है ना। तो इस वाले लेंस को सर हम कहते हैं कन्वेक्स लेंस। और पूछा क्या है? थिकर एट द मिडल, तो वो यही आंसर है, इसका आंसर आएगा कन्वेक्स लेंस। अगर थिनर पूछा होता तो उसका आता कनकेव लेंस। उसका क्या आता? कनकेव लेंस। वेरी गुड। और में क्वेश्चन था, a concave lens produce an image of 20 centimeter from the lens of an object placed 30 centimeter from the lens, find the focal length। चलिए अब इसको देखते हैं, इसको निपटाते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन है, एक कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस हो गया ये वाला लेंस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस आ गई। बोल रहे हैं इमेज बन रही है 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ठीक है। तो इमेज बन रही है लेंस से 2 सेंटीमीटर की दूरी पे, ऑब्जेक्ट हमने रखा है 30 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो ये अगर ऑप्टिकल सेंटर है तो यहां से हमने जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट को रखा है वो कितना है? 30। वो कितना है? 30 सेंटीमीटर। इमेज इसमें कहां बनती है सर? इसमें इमेज इस तरह बनती है। तो अगर यहाँ कहीं इमेज बन रही है कितनी सेंटीमीटर की दूरी पे? 20 की। तो यहाँ कहीं पे इमेज बन रही है जिसकी दूरी है 20। तो आपसे पूछ रहे हैं फोकल लेंथ निकाल के बताओ। दोनों चीजें इसकी इस तरफ होती है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस याद रखना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए जो साइन कन्वेंशन है, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेंस और मिरर के इस तरफ रखा जाता है, तो साइन हम नेगेटिव का यूज करेंगे। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर आपको किसी क्वेश्चन में भी दिख जाए तो आप यहाँ माइनस खुद से लगा दोगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू से लिखते हैं, यू की वैल्यू है माइनस 30 सेंटीमीटर। अच्छा, और बच्चों, और हमें ये इमेज डिस्टेंस दिया, इमेज डिस्टेंस को v से डिनोट करते हैं। v की वैल्यू कितनी है? 20, और इस तरफ है तो हो जाएगी माइनस 20 सेंटीमीटर। हम यूज करेंगे कौन सा? लेंस फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल्स टू 1/b माइनस 1/में u। ओके, तो हम लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, और कहाँ गया लेंस? ही है ना, लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। 1/f इज इक्वल्स टू 1/b माइनस 20 माइनस 1/-30, और इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बेसिक कैलकुलेशंस आप पे छोड़ देते हैं, बताइएगा इसका आंसर क्या आया है, फिर हम बताएंगे वो सही आया है या नहीं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब सर क्या है? तो बच्चों आज करने लगे हैं जेके बोस का बड़ा खुलासा। तो सर ये बड़ा खुलासा क्या है? तो बच्चों देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट फॉलिंग ऑन अ ग्लास प्रिज्म। ये एक ग्लास प्रिज्म है जिसपे व्हाइट लाइट पड़ रही है, और पढ़ने के बाद ये क्या क्या होगी? तो सर डिस्पर्जन ऑफ लाइट होती है, लाइट 7 कलर में टूट जाती है। उसके अलावा रिफ्रैक्शन, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो लाइट बेंड करेगी, रिफ्रैक्शन होती है। और उसके अलावा लाइट अपने रास्ते से भटकती है, मतलब डेविएट होती है। तो डेविएट भी होती है, डिस्पर्जन भी होती है, रिफ्रैक्टेड भी होती है, बट फोकस्ड वाला केस यहाँ नहीं है, फोकस इसे नहीं करती। तो आंसर ये होगा। बट सर इसमें क्या है ऐसा? तो इसमें ये है ऐसा बच्चों, ये बताना चाहता हूं कि अगर तुम लोग ये सोच रहे हो, कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर हम जेके बोस में हैं, हमें सीबीएसई वाली आपकी वीडियोस करनी चाहिए, तो बच्चों बिल्कुल सीबीएसई की वीडियोस आप करके जाइए। क्यों? क्योंकि साइंस का पेपर सबसे मुश्किल आने वाला है, देख लेना आप, ठीक है, हर बार यही होता है। और साइंस के पेपर में जो ऑब्जेक्टिव और जो नए क्वेश्चन बनेंगे वो सीबीएसई के ही होते हैं। ये पेपर था 2023 का, कब का? 2023 का। और 2012, 2015 और 2018 का क्वेश्चन 23 में उठा के चेप दिया। हो गया खुलासा आज, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन है, कुछ में मैं आपको बस ये कंफर्म करना चाहता हूं, और आप ये जाके डेटा मैच करके चेक कर सकते हैं। इन अ हाउसहोल्ड सर्किट इज अ फ्यूज वायर कनेक्टेड इन सीरीज आर इन पैरेलल। तो हाउस होल्ड सर्किट में जो फ्यूज की वायर होगी वो पैरेलल में लगाएंगे कि सीरीज में? सर अगर पैरेलल में लगाएंगे तो अगर करंट ज्यादा आएगी, तो अगर हमने फ्यूज वायर इधर लगा रखी है, अगर हमने फ्यूज वायर इधर लगा रखी है, अगर हमने फ्यूज वायर इधर लगा रखी है और यहां से करंट आई, तो फ्यूज यहां तो उड़ जाएगा, बट यहां से करंट जो है वो जाती रहेगी, करंट यहां से जाती रहेगी और आगे जाके नुकसान हो सकता है। तो इसलिए फ्यूज वायर को जो है वो सीरीज में लगाया जाता है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा सीरीज। क्या आंसर आ जाएगा? सीरीज में लगाया जाता है। 2014, 2017, 2020, और फिर इसको उठाया और 2023 में सेम फ्रेम करके क्वेश्चन डाल दिया कि हम नया क्वेश्चन लेके आए। चलिए
अच्छा, व्हाट टाइप ऑफ जनरेटर इज यूज्ड एट द पावर। 2023 में आपको मैग्नेटिज्म में जनरेटर वाला पार्ट था, अब नहीं है। वैसे इसका आंसर एसी जनरेटर है, बट अब ये नहीं है, तो इसका भी आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की जगह क्वेश्चन नंबर 6 जिसके आने के चांसेस हैं और आ भी रखा है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड टू 20 वोल्ट। इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसकी ये वोल्टेज दी हुई है, तो हमें वोल्टेज दी है 220 वोल्ट। हमें उसकी वाट में क्या चीज दी होगी, पावर दी हुई है। हमें पावर दी हुई है 100 वॉट। इफ इट इज ऑपरेटेड इन इतने वोल्ट, तो मतलब ये V1 की वैल्यू दी थी और V2 हमें बताया। अगर 110 वोल्ट में 120 220 की जगह 110 वोल्ट में इसे ऑपरेट किया जाए, तो आप बताओ पावर कितनी होगी। तो आप बताओ पावर कितनी होगी। आपने अगर P1 था तो आपने P2 की वैल्यू बतानी है। तो कुछ बच्चे क्या करने वाले हैं मैं बताता हूं तुम्हें। बोलेंगे 220 थी तो 100 थी, तो 110 है, इसका हाफ हुआ तो इसका भी हाफ हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसे समझिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसे ध्यान से समझिएगा। पहले मैं इसको जो है थोड़ा सा साफ सफाई कर देते हैं, है ना, ताकि पढ़ने में मजा आए। तो बच्चों इसको आप देखो, अब ये कैसे करेंगे हम। इस क्वेश्चन के लिए हमें पता है कि सर पावर के क्या क्या फॉर्मूले हैं। सर पावर का फॉर्मूला है पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई। पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, और पावर इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपान में आर। यहाँ पे ये वाला 3 फॉर्मूले हैं, तीनों आपको टिप्स पे होने चाहिए। हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो पावर होगा पावर इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपान में आर। अगर ये मैं P1 की बात करूं, ठीक है, तो अब यहां से मैं R की वैल्यू सर निकाल दूंगा। R की वैल्यू आ जाएगी, R इधर चला जाएगा, P1 नीचे, तो ये आ जाएगी, फॉर्मूला बनेगा V स्क्वायर अपान में P1, और यहां से R की वैल्यू आ जाएगी V स्क्वायर। V यहाँ पे कौन सा V1 लेंगे, और V1 है 220 का स्क्वायर अपान में P1 है 110। इतना हमने R की वैल्यू रख दी। सर हमने R की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब आगे हम इधर देखते हैं, ठीक है, इधर हम इस जगह पे देखेंगे अब क्या होने वाला है। तो अब हम P2 का केस देखेंगे। हमें क्या निकालनी है, द पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब विल बी, क्या होगी P2। सर P2 होगी V2, तो V2 की वैल्यू क्या है, V2 की वैल्यू है 110 का स्क्वायर, है ना, क्योंकि P2 क्या होगा, मैं यहां लिख देता हूं, P2 होगा V2 का स्क्वायर, सॉरी हाँ भाई, V2 का स्क्वायर अपान में R, V2 का स्क्वायर अपान में R, ऐसे ही होने वाला है। R की वैल्यू दोनों में कॉमन थी, इसलिए हमने R की वैल्यू निकाली। तो हमें पता है कि R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू है 220 का स्क्वायर, और ये डिवाइड यहां हो रहा है तो यहां पे हम कर देंगे इसे मल्टीप्लाई। अच्छा, गलती से हमने यहां 110 लिख लिया है, जो कि P1 क्या था, 100 था। P1 क्या था, 100 था, तो यहां हम क्या करेंगे, 100 डाल देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, सर हमें पता है 110 एक जा और 110 दो जा, तो P2 हो जाएगा 1 का स्क्वायर अपान में 2 का स्क्वायर, 4 इंटू 100, 4 1 जा 4 कितने जा 25 होता है, हाँ 4 25 जा हो जाएगा 100, तो 25 इसका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इस बार पूछा जा भी सकता है, पूछा गया भी है। इस क्वेश्चन को करके जाइएगा। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप फिर से ध्यान से देख सकते हैं स्टेप क्या हुए, क्योंकि हमें कोई जल्दी नहीं है। मतलब ये है कि आपको ये चीजें A to Z समझ आनी चाहिए। क्वेश्चन में हमें एक इलेक्ट्रिक बल्ब था जिसकी हमें बताई हुई थी पोटेंशियल डिफरेंस V1 की वैल्यू थी 220, और हमें उसके साथ में उसकी पावर दी थी, वॉट लिखा है तो हमें पता चल गया पावर है। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप SI यूनिट से पहचान ले कि क्या चीज दी हुई है, अगर आपको लैंग्वेज समझ नहीं आती। तो ये हमें दी हुई थी पावर थी 100 वॉट। आई बात समझ। अब हमें बोला है कि अगर यही पूरा बल्ब अगर हम ऑपरेट करें 110 वोल्ट पे, तो बताओ पावर कितनी जो है वो कंज्यूम होगी। तो हमें V2 की वैल्यू दी है, क्योंकि वोल्ट है, V2 की वैल्यू दी है 110, हमें P2 की वैल्यू पूछी हुई है। हमने सबसे पहले P1 के लिए हमने फॉर्मूला पावर का यूज किया V स्क्वायर अपान में R, V स्क्वायर अपान में R, V की जगह हमने रखा 220, और R हमें नहीं पता था और पावर पता थी, R को हम इधर ले गए और पावर को नीचे लाया। तो पावर की जगह मैंने क्या रख दिया 100, पावर की जगह मैंने क्या रख दिया 100। अभी हम इसको और सॉल्व नहीं कर रहे कि हम इसका स्क्वायर कर लें, वो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। अब हम P2 निकालने की कोशिश करेंगे, और P2 का फॉर्मूला भी वही होगा, P = V स्क्वायर अपान में R, बट ये P2 है तो V2 की वैल्यू अलग होगी, R की वैल्यू सेम रहेगी। V2 की जगह मैंने रखा 110, V2 की जगह रखा 110 और उसका स्क्वायर कर दिया, और नीचे ये जो हमने वैल्यू डाली है, ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू हमने डाली है R की, जो कि है 220 का स्क्वायर अपान में 100, 220 का स्क्वायर अपान में 100 था, वो यहाँ 100 मल्टीप्लाई हो गया, हमने इसे क्रॉस किया
दिया तो 25 इसका आंसर आ गया। समझ आए? तो ये वाली गलती नहीं करनी, अच्छे से ये करके आना है। बढ़िया, चले आगे देखते हैं। तो आगे क्या देखते हैं? आगे ये है कि क्वेश्चन नंबर 7 भी पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर से आया था, जो कि अब डिलीटेड क्वेश्चन है। तो अब देखते हैं कि क्या क्वेश्चन हमने उसकी जगह पुट किया है। स्टूडेंट वांट्स टू ऑब्टेन अ शार्प एंड लार्ज इमेज, उसको बड़ी इमेज चाहिए ऑफ अ नियर बाय ऑब्जेक्ट, जो उसके आसपास ऑब्जेक्ट है स्क्रीन के। विच कम्बिनेशन ऑफ ऑप्टिकल डिवाइसेस शुड बी यूज्ड, तो किस तरीके का कम्बिनेशन उसे यूज करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए होमवर्क। होमवर्क का मतलब है कि कमेंट सेक्शन में बताइए, जो जो बताएगा अगली वीडियो में उसका नाम लिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपकी आईडी किसी और नाम से है तो आप अपना नाम के साथ लिख के कमेंट करेंगे। ठीक है, इसका आंसर देना है। मेन मकसद यह है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इसीलिए ये सब चीजें बोली जाती हैं। चलिए बच्चों आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तो ये वाला सेट आपको अगर आ जाए तो आप ये सोचिए कि क्या आप सारे क्वेश्चन बना लेंगे। अगर नहीं बन रहे तो मेहनत की जरूरत है। मेहनत कैसी होगी? YouTube में जितने हमारे चैनल पे CBSE और JK बोस के पेपर पड़े हुए हैं, सबको जितने पेपर जितना कंटेंट पढ़ा है सबको पढ़ डाल। और मैं तुमसे वादा करता हूं कि पेपर जब दे के आओगे ना, तुम्हारे को जो सुकून मिलेगा, तुम कहोगे सर, तुम पेपर हॉल से बाहर निकलते ही बोलोगे घर जाके सर को बताना है कि जो पढ़ाया वहां से आया है। What is the common name of propanone? ONE1 लिखा हुआ है, प्रोप मिथ इथ प्रोप, 3 कार्बन वाला ये कंपाउंड है। प्रोपेनॉन मुझे पता है, कार्बन कंपाउंड में बच्चे वैसे थोड़े से ढीले रहते हैं। अगर कमेंट सेक्शन में अच्छे कमेंट आए तो कार्बन कंपाउंड पे मैराथन लेके आएंगे। ठीक है, चलो अभी इधर देखो। तो कॉमन नेम है प्रोपेनन, सॉरी हमारे को पूछे कॉमन नेम बताओ प्रोपेनन का विथ इथ प्रोप, 3 कार्बन वाला ये कीटोन है, इसका कॉमन नेम बताओ। तो क्या आपको पता था? अगर नहीं पता था तो पढ़ने की जरूरत है, लेक्चर्स देखने की जरूरत है। तो इसका होता है, ये मैंने नहीं पूछ रहा, ये जेके बोस ने पूछा हुआ है, इसका होता है एसीटोन। क्या होता है? एसीटोन। नेम द गैस इवॉल्व व्हेन इथेनोइक एसिड इज एडेड टू सोडियम कार्बोनेट। इथेनोइक एसिड को हमने सोडियम कार्बोनेट को डाला है, एसिड को हमने कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया, एसिड को हमने कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया, या फिर बाइकार्बोनेट के साथ भी आप रिएक्ट कर सकते हैं। तो क्या बनता है? एसिड बेस से क्वेश्चन है, तो बनता है सर हमें पता है, वाटर भी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, और क्या बनता है? एक चीज और बनती है बच्चों, वो तुम लोग बताओगे, वो बनता है सॉल्ट। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है जो निकली है। ठीक है, आंसर आ गया। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ नोबल गैस एटम कैन बी, तो ये भी पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है, बट वैसे भी आपको पता होना चाहिए, आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है। जो नोबल गैस होती है वो किसी से रिएक्ट नहीं करती। स्टार्टिंग वाली कुछ जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम की बात करेंगे तो उसके एटॉमिक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और बाकी जितनी है उन सबके एटॉमिक शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 8 वाला ऑप्शन ठीक है। एसिड प्रोड्यूस नेचुरली इन अवर स्टोमक, स्टोमक के अंदर हमारे जो एसिड बनता है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बढ़िया, आगे चलते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज वाटर एब्सॉर्ब, इसका आंसर बताइए, वाटर कहां पे एब्सॉर्ब होता है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन से पार्ट में एब्सॉर्ब होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, नेम द प्रोसेस बाय विच प्लांट पार्ट लाइक रूट स्टेम लीव्स गेट ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन, तो बोले वो प्रोसेस बताओ जिससे रूट स्टेम लीव्स को ऑक्सीजन मिलती है रेस्पिरेशन के लिए। तो कौन से प्रोसेस से इन्हें ऑक्सीजन मिलती है, ये बच्चों आप बताओ। ये क्वेश्चन भी आप पे छोड़ दिया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, है ना। ये भी नहीं पता तो फिर मतलब कि कुछ भी नहीं पता। व्हाट आर मेल सेक्स सेल्स इन, व्हाट आर द मेल सेक्स सेल्स इन ह्यूमन कार्ड, मेल सेक्स सेल्स को क्या कहा जाता है? तो मेल सेक्स सेल को कहा जाता है स्पर्म। और इसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं? क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है 23। हेरिडिटी से क्वेश्चन आएगा तो याद रखिएगा, अगर पूछ लें कि मदर या फादर में से चाइल्ड का सेक्स कौन डिटरमाइन करता है, तो आप कहोगे फादर, क्योंकि फादर का जो लास्ट वाला क्रोमोसोम है वो एक स्पर्म में अगर एक्स होगा तो दूसरे में वाई होगा। अच्छा, असर्शन रीजनिंग आपको पूछी गई है। ठीक है, स्पोर्स आर यूनिसेलुलर बॉडीज, द पेरेंट बॉडी सिंपली ब्रेक अप इनटू स्मॉलर, स्पोर्स का यूनिसेलुलर बॉडीज हैं, पेरेंट बॉडी सिंपली ब्रेक अप इनटू स्मॉलर पीसीज ऑन मैच्योरेशन। ठीक है, आज के मैं इस लेक्चर पे थोड़ा सा आप पे बर्डन ज्यादा डालूंगा।
ठीक है, कि ताकि आप लोगों को ये रियलाइज हो कि ये चीजें पता होनी चाहिए थी, अभी तक नहीं है, मेहनत करने की जरूरत है, अच्छा स्कोर करने की जरूरत है। तो मैं असर्शन रीजनिंग कराऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कराने वाला, बट ये वाला मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है, कि आप करके कमेंट पे बताएंगे, क्योंकि आप अगर करोगे तो बाकी ईयर्स के भी पेपर हम लाएंगे, अदरवाइज लाने का कोई मतलब नहीं है ना। तो अगर आपका मन है तो तभी वो चीज करेंगे ना। तो अब नेक्स्ट है, क्या आपका बेनिफिट हो रहा है, आपको लग रहा है तब बताइएगा। असर्शन, नेचुरल रिसोर्स नीड टू बी यूज केयरफुली, सच बात है, नेचुरल रिसोर्सेज का केयरफुली यूज करना चाहिए। रिसोर्स आर फाइनाइट इन सप्लाई एंड ह्यूमन पॉपुलेशन इज ट्रेमेंडसली इंक्रीजिंग। नेचुरल रिसोर्स का केयरफुली यूज करना चाहिए, ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और रिसोर्स इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है ना, तो खत्म हो जाएगी। हाँ तो भाई ये इसका रीजन भी है, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, बोथ ए एंड इसका ऑप्शन आ जाएगा ए, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और वो रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय मदर, सर अभी आपने बताया नहीं, फादर डिटरमाइन करता है, तो ये गलत है। ह्यूमन हैव टू टाइप ऑफ क्रोमोसोम, एक्स एक्स एंड एक्स वाई, बिल्कुल, ये होंगे फीमेल में और ये होंगे मेल में, और ये होंगे फीमेल में। सेक्स क्रोमोसोम्स को क्या बोला जाता है, सेक्स क्रोमोसोम्स ना पूछ के पेपर में आपसे पूछ लिया गया तो ऑलोसोम्स भी पूछ सकते हैं। सेक्स क्रोमोसोम का ही दूसरा नाम है ऑलोसोम्स, और बाकी जो क्रोमोसोम होते हैं उन्हें कहते हैं ऑटोसोम्स। क्रोमोसोम्स अदर देन सेक्स क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड ऑटोसोम्स। बढ़िया, अच्छा अब आगे देखते हैं। तो भाई रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर एनी फोर क्वेश्चन। ऑल इलेक्ट्रिक, तो ये आ गया आपका केस स्टडी बेस्ड। ऑल इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंस हैव अ हीटिंग एलिमेंट, सच बात है, हर हीटिंग अप्लायंस के अंदर एक हीटिंग एलिमेंट होता है जो हेल्प करता है कन्वर्ट मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और हम इलेक्ट्रिक अप्लायंस को लगाते हैं तो वो हीट प्रोड्यूस करना शुरू हो जाता है, जैसे कि आपके घर में हीटर, आपके घर में इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस जिसे हम कहते हैं ना, ये सब चीजें। तो एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस आर यूजुअली मेड अप ऑफ, तो बच्चे बड़े इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, और काफी बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत किया भी है काफी बार, और तभी उसने पूछा भी, पहला ऑप्शन वही है, बोल रहे हैं जो हीटिंग डिवाइस होते हैं आपके घर में, जो हीटर होगा, रूम हीटर होगा, ब्लोअर होगा, उसका जो हीटिंग एलिमेंट है वो किसका बना होता है, तो वो होता है निक्रोम का। और आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि निक्रोम क्या है, मेटल है? नहीं, निक्रोम एक अलॉय है जो कि निकल और क्रोम से मिलके बना हुआ है। इसका आंसर ये है, बच्चे टंगस्टन कर देते हैं, जबकि टंगस्टन बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है वो बना होता है टंगस्टन का। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट सुटेबल फॉर अ फ्यूज वायर, तो फ्यूज वायर क्या थिन होनी चाहिए? हाँ भाई फ्यूज वायर थिन होनी चाहिए, पर क्या शॉर्ट होनी चाहिए? ऐसा तो कुछ नहीं है। थिक होनी चाहिए? नहीं, ये तो गलत है। अच्छा देख लेते हैं। लो मेल्टिंग पॉइंट, हाँ यार ये जिसका भी पेपर है उसने टिक कर रखा है, और सच बात है, मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए ताकि थोड़ा सा भी करंट ज्यादा आए तो वो हीट अप होके मेल्ट कर जाए और टूट जाए। द हीट प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू फिक्स्ड रेजिस्टर इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स, तो हमें पता है जूल्स हीटिंग इफेक्ट, अगर आपने चैनल पे वीडियो नहीं देखी, जूल से आएगा, और इस बार क्वेश्चन आएगा, है ना, सीबीएसई वालों को या जेके बोस वालों को, एक को तो आएगा, तो देख के जाइएगा। जूल हीटिंग इफेक्ट कहता है कि हीट इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, वेयर आई इज करंट, आर इज रेजिस्टेंस, आर इज रेजिस्टेंस एंड टी इज टाइम। तो पूछा है किसके स्क्वायर के, कहां गया क्वेश्चन, हाँ पूछा गया हीट जो बन रही है वो किसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो स्क्वायर वाली बात यहाँ एक ही चीज की हो रही है, वो है करंट, तो आंसर आएगा करंट। मजा आ रहा है बच्चों इन सीरीज का? अगर मजा आ रहा है तो तभी पढ़ाने का फायदा है ना। और मैं मतलब देखो, ऐसा होता है कि कभी कभी पढ़ाई में मन लगता है, कभी नहीं, बट मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप पिछले 10 साल के पेपर इस अप्रोच से सॉल्व करते हुए, देखिए ना, हम जब भी कोई लेक्चर पढ़ रहे हैं तो उसमें कोशिश ये की जा रही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें रिलेट करके बताई जाए कि क्या क्या आ सकता है, इससे क्या बन सकता है। तो आपके अगर 20 क्वेश्चन है तो 20 की जगह आप वो 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर देते हो, ठीक है, और चीजें सीखने को मिल रही हैं, तो ये लेक्चर करके जाओगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। और अगर क्या बोलूं यार, अगर मगर क्या जो क्वेश्चन पूछे हैं उनके आंसर ही दो तुम, है ना,
हाँ, पहले ये बताओ कि सीरीज कैसी लग रही है? अच्छा, ये वाला टेबल बच्चों ब्रह्मस्त्र रहने वाला है तुम सबके लिए। एसिड बेस से इंडिकेटर में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो इसी टेबल से तुम्हारे निकल जाएंगे। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर दो बता दिए, सिंथेटिक इंडिकेटर बता दिए, ऑल्फैक्टरी बता दिए और यूनिवर्सल बता दिए। नेचुरल जो नेचुरल अकरिंग है, सिंथेटिक जो लैब में बनाए गए, ऑल्फैक्टरी जिनका स्मेल से कोई लेना देना है, और यूनिवर्सल जो सारी जगह यूज किए जाते हैं। यूनिवर्सल में आपका पीएच पेपर आ जाएगा। और ये बता दिया कि इस इंडिकेटर को अगर एसिड में यूज करेंगे, बेस में यूज करेंगे तो क्या होने वाला है। ठीक है, तो उससे पहले यहां क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क ऑन। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज किस पे वर्क करता है? जब भी करंट जाएगी, हीट अप होगा, मेल्ट करेगा, टूट जाएगा। तो हीटिंग इफेक्ट अगर दिख रहा है आंसर, तो यही आंसर होने वाला है। चलिए बच्चों, सर ऐसा पेपर आया तो कहीं हम परेशान ना हो जाए। तो बच्चों परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, और आप एक्सपेक्ट करके चलिए कि ऐसा पेपर आएगा, क्योंकि साइंस का ही एक पेपर ऐसा है 10th का जेके बोस में जो टफ आएगा। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चन। फिर एक और पैसेज है, उस पे 4 क्वेश्चन है। एन एसिड इज सब्सटेंस व्हिच डिसोशिएट ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। एसिड को जब पानी के अंदर डालोगे तो वो टूटेगा। टू टेस्ट फॉर एसिड इंडिकेटर का यूज किया जाता है। सच बात है, इंडिकेटर सर ये वाले हैं, इंडिकेटर विच टर्न रेड इन एसिड। अच्छा, तो एसिड में रेड कौन कौन है? तो एसिड में रेड ये है और ये है, मतलब यूनिवर्सल इंडिकेटर। पीएच है, पीएच पेपर, मिथाइल ऑरेंज और रोज के पेटल्स। तो क्या यहाँ पे क्या दिख रहे हैं ऑप्शन देख लेते हैं। टर्मरिक और लिटमस, अरे नहीं, टर्मरिक का तो नो चेंज, गलत। फिनोल फिथिलीन और लिटमस, फिनोल फिथिलीन कलरलेस नहीं, लिटमस एंड मिथाइल ऑरेंज। तो लिटमस और मिथाइल ऑरेंज, हाँ जी, लिटमस पेपर पीएच पेपर है ना, और मिथाइल ऑरेंज, हाँ ये वाला तो ठीक है। अच्छा, चौथा ऑप्शन देख लेते, कहीं तीनों तो नहीं है, तो मतलब 3 नहीं थे, 2 वाला, तो आपका आंसर सी इसी ने ठीक कर रखा है, जिसने भी है, जिसका भी पेपर है ये। अब जो चीज आपको पता चलने वाली है वो कोई नहीं बताने वाला। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि स्कूल में आपने ये स्किप कर दी होगी, तो अगर सोए हुए हो तो जाग जाओ। ठीक है, मतलब अभी थोड़ी देर में इसी स्लाइड में आपको वो चीज बताएंगे। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। द प्रॉपर्टी विच इज कॉमन बिटवीन विनेगर एंड कर्ड। विनेगर और कर्ड की प्रॉपर्टी ये कॉमन है, स्वीट इन टेस्ट, टेस्टलेस, बिटर टेस्ट। नहीं, दोनों क्या होते हैं? सोर इन टेस्ट, दोनों एसिड होते हैं। कर्ड के अंदर होता है कौन सा एसिड? कर्ड के अंदर होता है लैक्टिक एसिड। और जो आपकी एसिड बेस की वीडियो डाली है उसमें देखो बताए हैं सब इंपॉर्टेंट एसिड जो आज तक पूछे गए हैं। इसके अंदर कौन सा है? द इंडिकेटर विच प्रोड्यूस अ पिंक कलर इन अल्कलाइन सोल्यूशन। अल्कलाइन सोल्यूशन के अंदर पिंक कलर कौन सा होता है? आपको टेबल अब याद करना पड़ेगा। आंसर इसका फिनोल फिथिलीन है। अगर आपको चेक करना है तो देख लो। अल्कलाइन का मतलब होता है वाटर सॉल्युबल बेसिस, और पिंक कलर दे रहा है फिनोल फिथिलीन। वेरी गुड, छा गए हो। अच्छा, तो इसको ऐसे कर लेते हैं ना। चलिए बच्चों, वन ऑफ द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑर्गेनिक एसिड। सर ऑर्गेनिक चीजें वो हैं, ऑर्गेनिक चीजें वो हैं जिनके अंदर कार्बन भी हो, हाइड्रोजन भी हो, और जिनमें इन दोनों में से एक चीज मिसिंग होगी तो वो ऑर्गेनिक नहीं होंगे। तो यहाँ पे इथेनोइक एसिड, सर इथेनोइक एसिड कार्बन कंपाउंड चैप्टर में है। हाँ, तो इथेनोइक एसिड कार्बन कंपाउंड है। फॉर्मिक एसिड, हाँ भाई ठीक है, जिसे मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं। सिट्रिक एसिड, हाँ भाई ऑर्गेनिक एसिड है। कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, सर कार्बोनिक एसिड H2CO3। हाँ सर, इसके फॉर्मूले में भी हाइड्रोजन और कार्बन है, और ये भी ठीक है। और इस बच्चे ने देखो ये टिक भी किया हुआ है ना, तो इसने ये टिक कर रखा है कि ये वाला है। बट आप मुझे बताओ कि भाई इसमें हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है, तो ये तो ऑर्गेनिक एसिड की कैटेगरी में ही आना चाहिए था। क्वेश्चन पूछा गया इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक एसिड नहीं है, तो ये तो ऑर्गेनिक एसिड है। फिर ये क्या आंसर ठीक है? हाँ बच्चों, इस बच्चे ने ठीक किया है, आंसर यही है। बट कैसे सर, कैसे? देखिए, कार्बन कंपाउंड में हमने देखा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनते हुए, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनते हुए, वो सिंगल बॉन्ड भी थे, डबल बॉन्ड भी थे, और ट्रिपल बॉन्ड भी थे, है ना, थे ना। वो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड थे, और उन चीजों को हम कहेंगे एग्जैक्टली ऑर्गेनिक। बट जब हम कार्बोनिक एसिड का स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे यहाँ पे बना हुआ है कार्बोनिक एसिड का स्ट्रक्चर, तो कार्बोनिक एसिड में H2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, और C एक, और ऑक्सीजन 3। तो कार्बन के साथ डायरेक्टली लिंक है ऑक्सीजन, ना कि हाइड्रोजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई भी डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है, इस वजह से ये चीज ऑर्गेनिक नहीं है। मजा आया? ऐसा कंटेंट नहीं मिलने वाला कहीं भी। चलिए, इनवॉलेंटरी एक्शन इन द बॉडी आर कंट्रोल बाय। सर इनवॉलेंटरी एक्शन तो ब्रेन के बड़े सारे पार्ट कंट्रोल करते हैं, बट स्पाइनल कॉर्ड जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करती है, और सारे के सारे रिफ्लेक्स एक्शन जो है
वो अपने, हाँ ठीक है, सारे के सारे जो रिफ्लेक्स एक्शन है यही है ना, पहला इन्वॉलंटरी एक्शन कहाँ पे कंट्रोल होते हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड में कंट्रोल होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन को स्पाइनल कॉर्ड ही कंट्रोल करती है। अच्छा, सेरिबेलम, मेड्यूला, पोन्स आर द पार्ट ऑफ, अच्छा जी, सेरिबेलम, मेड्यूला और पोन, सेरिबेलम, मेड्यूला, पोन तीनों ये हैं हाइंड ब्रेन के पार्ट, तो ऑप्शन बी इसका ठीक होगा। बैलम इज रिलेटेड टू बैलेंस, और बड़ी बार क्वेश्चन रिपीट है कि बॉडी का पोस्चर और बैलेंस कौन मेंटेन करता है, तो सेरिबेलम, ठीक है। अच्छा, रीड द फॉलोइंग पैसेज, एक और पैसेज सर जान दुखी होगी, ऐसा पेपर आया तो क्या करेंगे बच्चों, तैयारी में जुट जाइए। अगर आपको लग रहा है कि आप इजीली 90 अबव स्कोर कर लेंगे या अच्छे खासे मार्क्स इजीली ले लेंगे, तो वो इजीली नहीं मिलने वाले। डे बाय डे कंपटीशन बढ़ रहा है और हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि इस तरह का कुछ पेपर भी आ सकता है। Food contain energy and this energy can be transferred from one organism to another organism, फूड चेन, ठीक है। एक फूड चेन के अंदर, फूड के अंदर एनर्जी होती है और एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में एनर्जी जो है वो जाती रहती है। बताओ इनमें से कौन सी फूड चेन की एग्जांपल है। ग्रास को वीट ने खाया, वीट को मैंगो खा सकता है, नहीं। ग्रास को गोट ने खाया, गोट को ह्यूमन, हाँ भाई ये तो पॉसिबल है। और देखते हैं, गोट को ने खाया, अरे को तो हर्बीवोर है, गोट को क्यों खाएगी, गलत। ग्रास को फिश ने खाया, फिश कब से ग्रास खाने लगी, ये भी गलत, तो आंसर सी। इन अ फूड चेन द इनिशियल ऑर्गेनिज्म इज यूजुअली, फूड चेन में स्टार्टिंग वाला जो ऑर्गेनिज्म है उसे कहते हैं प्रोड्यूसर, कौन कहते हैं, प्रोड्यूसर। फिर क्या आते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, फिर क्या आते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, फिर आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है, और फिर आते हैं टेरिशरी कंज्यूमर, है ना। तो सबसे पहले प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर वो जो खाना बनाएंगे और खाना फोटोसिंथेटिक ही बना सकते हैं, बाकी ये सब के सब हेटेरोट्रॉप्स हैं। इन फूड चेन द थर्ड ट्रॉपिक लेवल किसके पास होता है, तो पहला प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी और टेरिशरी कंज्यूमर, और टेरिशरी कंज्यूमर में हमेशा होते हैं, ऑप्शन बेस देख लेते हैं, हाँ कार्निवोर होते हैं ना, तो कार्निवोर इसका आंसर आ जाएगा। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंज्यूमर, इनमें से कौन सा कंज्यूमर नहीं है, तो कंज्यूमर नहीं है तो वो प्रोड्यूसर होगा, मतलब अपना खाना खुद बनाएगा। जिराफ कब से अपना खाना खुद बनाने शुरू हो गया, एंटीलोप नहीं, एलिगेटर नहीं, और एल्गी जो है हाँ ये अपना खाना खुद बनाती है। इन द फूड चेन कंप्राइजिंग ऑफ स्नेक, ग्रास, इंसेक्ट एंड फ्रॉग द सेकेंडरी कंज्यूमर ही, सबसे पहले भाई ग्रास को खाएंगे इंसेक्ट, यही है, इंसेक्ट को खाएगा फ्रॉग, और फ्रॉग को खाएगा स्नेक, और सेकेंडरी कंज्यूमर, तो भाई ये है प्रोड्यूसर, ये है प्राइमरी कंज्यूमर पीसी, और ये है सेकेंडरी कंज्यूमर, तो आंसर फ्रॉग आ जाएगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको लेक्चर पसंद आया होगा, बट उससे पहले सेक्शन बी में एक क्वेश्चन दिख रहा है, देखो डायग्राम बनानी है आपको, रिफ्लेक्शन और डिस्पर्जन की, बना लोगे। रिफ्लेक्शन मैंने आपको बता दी थोड़ी बहुत कैसे होती है, ग्लास स्लैब रख के आपने बनानी है। डिस्पर्जन में प्रिज्म से व्हाइट लाइट को स्कैटर करना है 7 कलर्स में। अच्छा सर आपने ह्यूमन आई जो पढ़ाया ना हमें, उसमें सर ये पढ़ा रखा है सब कुछ, आपने डिस्पर्जन पढ़ाया था, ये वहीं से आया है। और देयर आर 2 टाइप ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल जो ह्यूमन आई के अंदर होते हैं। रेटिना में 2 तरह के लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं, एक होते हैं रॉड सेल और दूसरे होते हैं कोन सेल। रॉड सेल जो है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट से रिलेटेड होते हैं, डिम लाइट में देखने में मदद करते हैं। और सी से कौन, सी से कलर, कलर विजन देखने के लिए मदद हमारे करते हैं कौन से सेल, कोन सेल हो रहे हैं। इसके बताओ इन्हें क्या बोलते हैं, नाम आपने बता दिया, कहां पे फाउंड होते हैं, तो रेटिना पे फाउंड होते हैं। ऐसे अगर आपको और लेक्चर चाहिए, चाहते हो कि सभी के सभी पीवाईक्यू आप करो और इस बार बोर्ड्स में पूरे मार्क्स लाओ साइंस में, तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे मिशन का हिस्सा बनो, डेफिनेटली आपको रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।